हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। ये 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आखिरी वीडियो है आपका। ये वीडियो आपको मुझे लगता है कि 21 मई को सुबह 8 बजे तक आपको ये मिल जाएगा, ठीक। और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसमें आपका एक इन्वायरमेंट का एक लेक्चर रह गया था। बेसिकली उस हिसाब से मैं इसको तैयार भी नहीं कर पाया। मैंने सोचा था जैसे स्पीसीज़ वाला है ये, तो जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया था स्पीसीज़ पे कि क्या क्या आपको कौन कौन सी स्पीसीज यूपीएससी ने पूछ रखी थी और बेसिकली वो दिखती कैसी है। तो इसमें आपको पिक्चर्स वगैरह नहीं मिलेंगी, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि समय कम है तो मुझे लगा एक बार जल्दी से बता देता हूँ। उसके बाद फिर आप एक बार जल्दी से इस वीडियो को रिवाइज कर लेना, उससे काम हो जाएगा, ठीक। इतना कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। तो पहली स्पीसी जो है वो राइनो शायद उसमें नहीं पढ़ाई थी मैंने, आपकी राइनो है, ठीक। राइनो 3 टाइप की होती हैं। एक आपका होता है जावन, एक होता है सुमात्रा, एक इंडिया में होता है आपका, ठीक। जो इंडियन राइनोज होते हैं सिंगल हॉर्न होते हैं, ठीक। अब इंडियन राइनोज का क्या है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। थोड़ी थोड़ी बातें, ठीक। ये कहाँ पे, अब इंडियन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ठीक। उसके बाद क्या है, आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मैंने आपको पढ़ा दिया है वीडियो में ऑलरेडी। तो आसाम के काजीरंगा में 80% जो सिंगल हॉर्न राइनोज होते हैं या फिर राइनो जो हैं, 80% राइनो इंडिया में जो एक जगह पे वो काजीरंगा में है, बाकी उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, फिर यूपी में है, ठीक। तो इतनी बातें हैं इसमें। इसके बाद आप एक टाइप का हो गया, दूसरा होता है एक सुमात्रा में मिलता है और दूसरा जावा में मिलता है। जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनोस। जो आपके जामन राइनोस होते हैं वो सिंगल हॉर्न यानी वन हॉर्न होते हैं, ठीक। इंडिया के अलावा बेसिकली इंडियन कॉन्टिनेंट के अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा आपके जो सिंगल हॉर्न और वन हॉर्न राइनोज होते हैं वो केवल जावा में मिलते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद बाकी तो इसमें भी मिलते हैं, सुमात्रा में भी राइनोज हैं और ये दोनों भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। बस इतना इतना थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाओ। इसके बाद जो तीसरी इनकी सब स्पीसी है वो आपकी वाइट एंड ब्लैक होती है। ये दोनों आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, ठीक। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ब्लैक आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वाइट आपका नियर थ्रेटेंड है। इससे आपको पता चलता होगा कि इनकी संख्या बेसिकली ज़्यादा है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक न्यूज़ में था कि जो राइनो हैं वो ट्रांसलोकेट किए गए हैं। काफ़ी पहले की न्यूज़ है लेकिन वैसे देख लो, काजीरंगा नेशनल पार्क से उन्हें ट्रांसलोकेट किया गया था। कहाँ से, पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी आसाम में है। तो बेसिकली आसाम में इसको किया गया था। ये एक न्यूज़ थी, बस मैंने इतना बता दिया। बहुत डीप डिस्कशन नहीं होगा, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी अब, ठीक। इसके बाद आपकी डॉल्फिन आती है। डॉल्फिन शायद मैंने उस वीडियो में बताया था, लेकिन थोड़ा सा डॉल्फिन के बारे में, कहाँ कहाँ। गंगा रिवर जो डॉल्फिन है आपकी, गंगा रिवर डॉल्फिन बेसिकली फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती हैं। ये आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णपुली, सांगू रिवर सिस्टम में आपको मिलती हैं। बस इतना इतना जानना है, इससे ज़्यादा नहीं। जितना बता रहा हूँ बस उतना ही जानना है, यूपीएससी में उतना ही आ जाएगा, ठीक। अब इंडियन वाइल्ड बफेलो ठीक। थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं है लेकिन आप देखते जाएं, बस इतना ही करना है, ठीक। अब देखिए इसमें ये एशियाटिक, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, इन्हें एशियाटिक या आप क्या क्या कह सकते हैं, इन्हें एशियाटिक या फिर एशियन बफेलो कहा जाता है, ठीक। एशियाटिक या एशियन बफेलो कहा जाता है। ये क्या है, इंडेंजर्ड है। याद क्या रखने वाली बात है कि ये इंडेंजर्ड है, ठीक। ये एलुवियल ग्रासलैंड में रहती है। एलुवियल ग्रासलैंड में कहाँ रहती हैं ये, एलुवियल ग्रासलैंड में मार्सेस में रिवर वैली के आसपास यहाँ पे रहती है, ठीक। इंडिया में मैक्सिमम जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, गुजरात में भी मिलती हैं, ठीक, क्योंकि मार्स और स्वयं रीजन्स वहाँ पे भी है, ठीक। तो वहाँ पे मिलती हैं। संख्या इनकी 3 से 4 हज़ार है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक। मतलब मेजॉरिटी इनकी यहीं पे है, इतनी कहने की बात है। बस इतना ही, इसमें थोड़ा थोड़ा ही डिस्कशन करेंगे,
पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद आता है आपका इंडियन और एशियाटिक वाइल्ड एस। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा है। ठीक, इंडियन और एशियाटिक वाइल्ड एस क्या होते हैं? इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इंडियन ओनेगर। कभी ऑप्शन में आ जाए तो दिमाग में आपका आना चाहिए। जैसे चीरू होता है, चिंकारा होता है, तो चीरू बेसिकली तिब्बतन एंटेलोप होता है। एक क्वेश्चन मुझे और मिला था, लेकिन मुझे लगा कि इतनी बड़ी लंबी वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं, जो मैंने PYQ पे बनाया था। बेसिकली देखो, PYQ क्या था, आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं था कि आपने पढ़ा नहीं है, PYQ आ जाएगा। मैं बस उसमें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर आपने PYQ पढ़ा है तो आपको कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, और एटलीस्ट 5-7 सालों का तो PYQ आपने पढ़ा ही होगा। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, मतलब 2010 में पूछा, फिर 15 में पूछ लिया, फिर 20 में पूछ लिया, अब आपको 25 में मिल जाएंगे ऐसी चीज़ें। तो ये कहने का मतलब है किसी को डिमोरलाइज करना नहीं है कि आपने बेसिकली डिमोटिवेट हो गए कि आप PYQ नहीं पढ़े हो, तो ऐसा नहीं, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, अब देखो इनका क्या है कि ये थ्रेटन है। ठीक, ये थ्रू आउट वेस्टर्न इंडिया मिलते हैं। कहाँ पे? थ्रू आउट वेस्टर्न इंडिया। अब वेस्टर्न इंडिया में कौन सा है आपका? वेस्टर्न घाट राजस्थान से लेके आपको राजस्थान गुजरात में, इतना याद रखना है। वो पिन पॉइंटेड पूछता है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ कहाँ पे मिलता है, तो वैसे अगर पूछ ले तो आपको गुजरात याद रखना है। लेकिन इनकी जो एक रीच बताओगे आप, एक बेल्ट बताओगे, तो गुजरात से राजस्थान, यानी राजस्थान से गुजरात तक है। ठीक, ये नियर थ्रेटन्ड है। और इनका क्या है कि इनको रैंच किसके द्वारा किया जाता है? तो रैंच्ड बाय मालधारी ट्राइब्स। ठीक, मालधारी ट्राइब्स याद रखना, कहाँ के? गुजरात के। ठीक, इनमें क्या है, डिक्लाइन क्यों हो रहा है? हैबिटाट लॉस की वजह से इनका डिक्लाइन हो रहा है। हैबिटाट लॉस कैसे होता है ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको ये सारी बातें आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट इज अबाउट इंडियन वाइल्ड बोर। ये क्या होता है? ये क्या होता है आपका? तो ये ओमनीवोरस है, याद रखो आप। इंडियन वाइल्ड बोर पूछे तो ओमनीवोरस है, नॉकट्यूरनल है। अब ये नहीं है कि आप ये ध्यान दो कि यूपीएससी ने 2023 में इस पे क्वेश्चन पूछ लिया कि गिलहरी क्या है, फिर बाकी चीज़ें, तो मैं बार बार आपको सारे क्वेश्चन नहीं, ये केवल जो PYQ में आए हुए क्वेश्चन है वही हैं, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं डाला। यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है, और यूपीएससी की एक ये उनका ये मान लो कि तरीका है ये करने का, हैबिचुअल प्रैक्टिस है कि वो अपने ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। आपको PYQ सीरीज में मैंने आपको जो अभी लास्ट वीडियो दिया है आपको, उसमें आपको पता चल गया होगा कि कैसे वो क्वेश्चन को घुमाते हैं। पहले उसी को क्वेश्चन बनाते, बाद में उसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना देते हैं। तो इसीलिए लार्जेस्ट ऑफ वाइल्ड पिग्स हैं। जो वाइल्ड पिग्स होती हैं ना, जो पिग होती है, भीड़ होता है जो आपका, आपने देखा होगा बहुत सारा, खास करके जो वहाँ पे रहते हैं, नेहरू विहार जाओ, नाले के पास, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ये लार्जेस्ट ऑफ वाइल्ड पिग हैं, जो जितनी वाइल्ड में मिलती हैं, वाइल्ड लाइफ जो बेसिकली आपको जंगलों में मिलती है, उनमें से लार्जेस्ट ऑफ वाइल्ड पिग है। लिस्ट कंसर्न है, तो ये सब लिस्ट कंसर्न वगैरह देखो, कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है उन्हें देख लिया करो, बाकी नहीं। बाकी के बारे में थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ पहले, कि ओमनीवोरस है, नॉकटर्नल हैं, क्या है वो देखा करो बस। इसके बाद नेक्स्ट इंडियन गैजल। ये 3 4 5 रह गए थे ना, इसीलिए मैंने सोचा इंडियन गैजल। अब आपको पिक भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी समय बहुत कम है। इनको क्या कहा जाता है? चिंकारा। इंडियन गैजल को आप चिंकारा कहते हैं। नेटिव कहाँ कहाँ के हैं ये नेटिव हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। रटने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में और इसके आसपास में है। ठीक, ये तो सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न राजस्थान है ना आपका, 60% तो इनकी संख्या वहीं पे है, ये याद करने वाली बात है। राजस्थान से रिलेटेड एक क्वेश्चन डायरेक्टली, मतलब राजस्थान से रिलेटेड का ये मतलब नहीं कि राजस्थान पीसीएस में आएगा RAS में, ये यहीं पे डायरेक्टली पूछ सकता है कि राजस्थान गुजरात कुछ ऐसे देखे, तो 60% तो ये केवल राजस्थान में। ठीक, इसके बाद इनकी जो खासियत है क्या है वो, कि विदाउट वाटर एंड लॉन्ग
टाइम ऑफ पीरियड के लिए रह सकते हैं, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो विदाउट वाटर से रह सकते हैं, बिना वाटर के, ठीक। जैसे आप ऊँट देखते हो, छिपकली पढ़ते हो, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो बाकी लीस्ट कंसर्न है वो सब याद रखने की ज़रूरत है नहीं आपको। हाँ, अगला आपका आता है एशियाटिक लायन। बहुत टाइप के लायन वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिए होंगे। एशियाटिक लायन, ये वीडियोज़ अगर आप नहीं देख के जा रहे हो फिर कोई बात नहीं, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे व्यूज़ नहीं बढ़ाना, मुझे बस इतनी कोशिश है मेरी कि एक बार आप देख के जाओ। क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं कि मैंने खुद कुछ बनाया है, कुछ ऐसा किया है, सब कुछ यूपीएससी ने प्री प्रोवाइड किया है आपको, ठीक। गिर एंड अदर प्रोटेक्टेड एरिया में एशियाटिक लायन कहाँ पे, आपको याद क्या रखना है, गिर रेंज में, ठीक। गिर रेंज में, गिर रेंज आपकी कहाँ है, जैसे आपका बनता है गुजरात, यहाँ पे, ठीक। गिर रेंज में आपकी एशियाटिक लायन है, रटने की बात है, ठीक। अदर प्रोटेक्टेड एरियाज में तो है, लेकिन मेनली ये गिर रेंज में है। उसके बाद ओनली इन गुजरात, ये रट लेना, गुजरात के बाहर नहीं मिलती एशियाटिक लायन आपको। बाकी एक आया था सिम्बा ऐप, सिम्बा ऐप, इसका क्या काम था कि एआई बेस्ड है, आइडेंटिफाई करता है कि टाइगर्स कहाँ पे हैं, ठीक। बाकी इंडेंजर्ड हैं। तो एशियाटिक लायन गिर रेंज में और गुजरात में केवल मिलता है, और इंडेंजर्ड है सिम्बा ऐप के थ्रू। केवल एशियाटिक लायन को नहीं, लायंस जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है बेसिकली कहाँ पे हैं, ठीक। ये एआई बेस्ड है। इसके बाद आपका ये होता है यहाँ पे ख़त्म। अब थोड़ी सी और चीज़ें जो रह गई हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। बाकी मुझे लगता है मैंने सारा आपको पढ़ा दिया था। हाँ, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है जो आपको परेशान करता है कि 2-3 और रह गए, नॉक्ट्यूर्नल में कौन कौन सा है, या शायद मैंने आपको पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा है, याद तो है नहीं मुझे, पता नहीं। देखो जल्दी जल्दी देख लो आप। क्या है कि अमूर फाल्कन, सॉरी, एक आपका अमूर फाल्कन कहाँ पे है, तो नागालैंड में, पंगती विलेज में आपका, नागालैंड में मिलता है अमूर फाल्कन, ठीक। नॉक्ट्यूर्नल क्या है, 2 होती है, एक कोनाडा रैट होती है, एक एल्वीरा रैट, ठीक। कोनाडा या मालवीरा रैट होती है जो इंडिया में ही मिलती है, और एक होती है, ऐसे देखते हो आप, कोनाडा और दूसरा एल्वीरा, कोनाडा या मालवीरा रैट जो आपकी है वो केवल इंडिया में मिलती है, शायद मैंने नहीं पढ़ा है। और दूसरी होती है एल्वीरा रैट, ये कहाँ पे मिलती है, ईस्टर्न घाट पे, तमिलनाडु रीजन में, ठीक। ये दोनों आपके नॉक्ट्यूर्नल है, रात में, मतलब रात्रिचर हैं, ठीक, निश्चर हैं। इसके बाद अगर देखें तो आपका आता है नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल है नाम दफ़ा, फ्लाइंग स्क्वायरल, स्क्वायरल ये क्या है कि ओनली नाम दफ़ा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नाम दफ़ा नेशनल पार्क में या वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहीं पे ये मिलता है, ठीक। इसके बाद कौन सा आता है, तो आपका है मालवीरा रैट, नहीं, मालाबारी सिवेट, मालाबार सिवेट। अब पिक्चर वगैरह इनकी दिखा देता तो अच्छा लगता, लेकिन अभी हमारे पास समय है नहीं, ठीक। एक्सक्लूसिवली एक केवल वेस्टर्न घाट में ही मिलती है। मालाबारी सिवेट कहाँ पे मिलता है, ये केवल वेस्टर्न घाट में मिलता है, ठीक, केवल वेस्टर्न घाट में, बस इतना ही रखना है, इसके बाद कुछ नहीं। ये क्या है, ये आपको देखते रहना बस। जॉर्डन क्योरसर, ये आपका एक क्या है, बर्ड है, आंध्र प्रदेश में आपको केवल मिलता है, क्योंकि ये साइबेरिया से आता है, तो माइग्रेटेड बर्ड है, ठीक। क्या नाम है इसका, जॉर्डन क्योरसर, ठीक। अब इसके बाद इसमें और कुछ नहीं रह गया, तो तीसरा जो आपका पॉइंट है वो देखते हैं कौन सा है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपके जो हॉट डेजर्ट में एनिमल मिलते हैं, यूपीएससी पूछता है ना, उनके कुछ फीचर्स दे करके। हॉट डेजर्ट में आपके जो एनिमल मिलते हैं या और कुछ उनका क्या होता है, तो देखो जो हॉट डेजर्ट में होते हैं वो पहली बात तो फास्ट रनर होते हैं, फास्ट रनर, कुछ फीचर्स हैं उनके, ठीक। फास्ट रनर होते हैं, नॉक्ट्यूर्नल होते हैं, क्यों, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक। लॉन्ग लेग्स होते हैं, अब लॉन्ग लेग्स वगैरह आप समझो खुद से कि क्यों होते हैं, हीट को अवॉइड करने के लिए ना, कि गर्म ना लगे फिर जल्दी से परेशान हो जाएंगे। फिर वाटर कैन, उनके अंदर क्या होता है, वाटर कंसंट्रेशन वाला पावर होती है, जैसे भी आपको मैंने कौन सा पढ़ाया था, लिजार्ड, कैमल और एक और कोई पढ़ाया था,
अभी इससे पहले, तो वो होता है एशियाटिक लायन, नहीं एशियाटिक लायन नहीं, उससे पहले कुछ पढ़ा था, ठीक, उसमें होता है। तो ये सब क्या है कि हॉट डेजर्ट के मैमल्स हैं, ठीक, एनिमल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे मैमल कम मिलते हैं। मैमल कौन से, जो भारी, जिनकी आप देखो तो थोड़ी ह्यूज जैसे दिखते हैं ना, तो वो मैमल क्यों कम मिलते हैं, क्यों, क्योंकि पुअरली अडॉप्टेड होते हैं ना, ऐसे जो बेसिकली जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं वो, ठीक। मैमल्स अगर आपने पढ़ा हो तो, मैंने आपको एक चीज़ नहीं पढ़ाया था, ऐसे करके होता है FARAM, फिश, और एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ANM, ए का मतलब कुछ M, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये तीनों आपके, नहीं रेप्टाइल आपका कोल्ड, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक। अब कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड वगैरह को पढ़ाने का टाइम है नहीं, बहुत अच्छी बात होती है इसको कैसे कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि UPSC पूछ ले क्वेश्चन इस पर, तो अगर बच जाओ आप, UPSC ना पूछे तो अच्छी बात है, ठीक। तो इसके बाद क्या रह गया इनमें, हाँ, कुछ इनमें कुछ फ्यू रोडेंट्स भी मिलते हैं आपको, रोडेंट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक। मैमल जैसे थार में आपको अगर एक आध मैमल आप देखना चाहो तो थार डेजर्ट में आपको ब्लैक बक मिल जाता है, ब्लैक बक, ठीक। इसके बाद वाइल्ड एस यहीं पे मिलता है, अब ये सब तो आपने भी अभी पढ़ा ना, वाइल्ड एस मिलता है, चिंकारा, कराकल, ठीक, कराकल, और ये सारी चीज़ें, ठीक। तो देखो थार डेजर्ट कहाँ तक जाता है आपका, रन ऑफ कच्छ जहाँ तक है वहाँ उस एरिया तक जाता है ना थार डेजर्ट। तो एक टाइप का डेजर्ट की बात कर रहा हूँ, हॉट डेजर्ट की बात कर रहा, ना कि कोल्ड डेजर्ट। अब बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की, आपने कोल्ड डेजर्ट भी पढ़ा है, तो कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं। कहाँ कहाँ ये सब बताने वाली बात नहीं है, ठीक, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसमें टाइम ही वेस्ट होता है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ कहाँ पे है ये देखते हैं हम, सॉरी कोल्ड डेजर्ट में क्या, तो एशियाटिक आइवेक्स होता है, एशियाटिक आइवेक्स जो एशिया में मिलते हैं, अब ये भी पढ़ाया मैंने आपको, तो देख लो। उसके बाद ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड जिसकी नेक जो होती है वो ब्लैक होती है, वो भी मिलता है। यूरियल, भारल, मतलब इन्हें रटा नहीं रहा हूँ मैं, 2 3 4 को याद रखो यार थोड़ा सा आइडिया के लिए, ठीक, उनको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप देखो प्लांट्स में क्या मिलते हैं, यानी फ्लोरा में क्या मिलते हैं, हाँ फाउना आपका हो गया, फ्लोरा में क्या कौन कौन से मिलते हैं, तो ओक, ओक, पाइन, पाइन तो आपको पता ही होगा, पाइन एंड अल्पाइंस कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, देवदार, बर्च एंड रोडेंड्रॉन्स, रोडेंड्रॉन्स, ठीक, ये सारी चीज़ें, ठीक। बस मुझे लगता है इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक, इसके बाद और नहीं है, और कुछ चीज़ें रह गई थी जो पढ़ाना तो था, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं रहेगा, ठीक, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ 18 मिनट का वीडियो बना है, ये थोड़ा सा बढ़ा के 3 4 मिनट में आपको जो मैंने वैक्सीन वगैरह पे बताया था, कैसे कैसे बनती है, कौन कौन सी होती है, उसको एक बार के लिए बता देता हूँ, थोड़ा सा सहन कर लेना यार, ठीक, सॉरी, बी विद मी एंड बेयर मी, ओके। तो वैक्सीन्स कैसे कैसे बनती है, ठीक, एक होती है आपकी ट्रेडिशनली कैसे बनती थी, थोड़ा सा धीरे धीरे लिखूंगा इसको, और एक दूसरी होती है आपकी जो आप आज के टाइम में आप DNA या RNA वगैरह के थ्रू पढ़ते हो, ठीक। तो सॉरी, कैसे कैसे बनती हैं उनको बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आपको याद रहेगा क्या क्या होता है, ठीक। ट्रेडिशनली हम क्या क्या यूज करते थे, कैसे कैसे ये बनती थी, उसको हम बात करते हैं। ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, सपोज करो कोई बैक्टीरिया या वायरस मिल गया, तो उसका वीकेंड फॉर्म बनाते थे। वीकेंड फॉर्म कैसे बनता है, उसमें से जो बहुत इन्फेक्ट करने वाली चीज़ें हैं उनको हम हटा करके कुछ ऐसा, उसमें डॉक्टर वगैरह जो भी करते रहते हो, साइंटिस्ट वगैरह अपना, ठीक, तो वीकेंड फॉर्म में डालते थे कि जिससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, लेकिन ये है कि आपको ये डिजीज़ या जो बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है या वायरस के थ्रू हो रही है, थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट की है, तो उससे क्या होगा, एंटीबॉडी आपके अंदर जनरेट हो जाएगी। और आपने कोरोना में खूब पढ़ा है, अच्छे से ढंग से पढ़ा है कि अगर एक बार एंटीबॉडी जनरेट हो गई तो दोबारा नहीं होता। तो कुछ लोगों में देखा गया था कि कोरोना में दोबारा भी हो रहा था, ठीक। तो इससे क्या होता है, स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए ये तरीका होता था ट्रेडिशनल वैक्सीन का। दूसरा,
अच्छा, ट्रेडिशनल में 2 टाइप के होते थे, एक आपका होता था इनएक्टिवेटेड और दूसरा होता था लाइव एट्यूनेटेड। ठीक, एट्यूनेटेड, सॉरी लाइव एटेंटुएटेड, ठीक, एसेंचुएटेड कुछ बोलते हैं। ठीक, एक ये हो गया आपका और दूसरा इनएक्टिवेटिव, पूरी तरीके से इसको किल करके। इनएक्टिवेटेड में क्या किया जाता था, किल्ड वर्जन ऑफ दैट बैक्टीरिया और वायरस is used to inject in your body to boost your antibody or to boost your immune systems। ठीक, इसलिए किया जाता था। अब इसमें कौन कौन से उनको जानने की जरूरत नहीं। इनएक्टिवेटेड में वायरस या बैक्टीरिया को किल किया जाता था, फिर उस पर जो भी जैसे होता था उसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था बाई सम वे। ठीक, किसी तरीके से उसको अब उसमें बूस्टर डोज देनी पड़ती थी प्रॉपरली। ठीक, बार बार बूस्टर डोज देनी पड़ती थी। और दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो कि आपको बीकर फॉर्म में दिया जाता था। ठीक, अब कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं, समय कम है। ठीक, दूसरा अब आपका आता है mRNA एंड DNA। DNA में क्या होता है और mRNA में क्या होता है, मैसेंजर RNA में एंड DNA में क्या होता है। DNA किस में होता है, हमें होता है ना DNA। अब जरूरी नहीं कि जो बैक्टीरिया है वायरस है उसमें DNA हो, नहीं हो सकता ना। तो क्या होता था कि जो उनका केमिकल DNA होता है ना, उनको कॉपी किया जाता था। वायरस या बैक्टीरिया जो भी हैं उनका जो केमिकल DNA होता था उनको कॉपी करके हमारी बॉडी में प्लाज्मिक वेक्टर के थ्रू, प्लाज्मा वगैरह जो होता है हमारे उसमें होता, ब्लड में होता। ठीक, तो प्लाज्मिक वेक्टर के थ्रू बेसिकली क्या है कि उनका DNA, केमिकल DNA कुछ करके, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं कुछ करके ऐसा बनाते थे कि हमारे बॉडी में जाए और हमें एंटीबॉडी जनरेट करे। ठीक, वो होता था DNA में उनका, DNA लेकर के ठीक किया जाता है। बस इसके क्या 2 प्रॉब्लम्स या खासियत क्या है इसकी, ये जो आपका DNA वैक्सीन्स होती हैं वो हाईली स्टेबल होती हैं। ठीक, कैसे, जब आप इसको, अब देखो एक बार बन के आया कहीं से, ठीक, रिसर्च सेंटर जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन सेंटर वगैरह बना वहाँ से बन के आया, जैसे आपका वो बन के आया था कौन सा, कोविड-19 कोविडशील्ड बन के आई थी। तो अब उसको स्टोर करके फिर ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, तो इनकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है। कुछ कहते हैं कि बहुत कोल्ड करके रखना होता है उन्हें। ठीक, बहुत लो टेम्परेचर पे, कुछ होता है कि हाँ ठीक है मिनिमल टेम्परेचर पे भी उन्हें आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपका ठीक ठाक तरीके से आप अगर आप स्टोर करके रखो तो हाईली स्टेबल होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपका एक तो हाईली स्टेबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती स्टोरेज करने में, और दूसरा क्या है कि अब आपके नेचुरल जीनोम से जाके मिल जाता है। मतलब क्या है, DNA जो है आपकी वैक्सीन, आपके बेसिकली जो बैक्टीरिया या वायरस हैं उनके DNA को कॉपी किया जाता है, केमिकल DNA को, फिर आपकी बॉडी में उन्हें इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, उनको वीकर या जो भी कैसे भी बना करके। इनकी खासियत ये है कि हाईली स्टेबल होते हैं एनी टेम्परेचर स्टोरेज या शिपिंग करने के लिए, और ये आपके इंटीग्रेट कर जाते हैं जो नेचुरल जीनोम होता है। ठीक, उसके साथ में इंटीग्रेट कर जाते हैं तो एंटीबॉडी बहुत अच्छी जनरेट होती है। ठीक, अब दूसरा mRNA में क्या होता है, मैसेंजर RNA में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लिपिड मोनोपार्टिकल्स के थ्रू आपको पहले उनके mRNA को कॉपी किया जाता है, और इसको जो आप ये DNA जो था आपका वो प्लाज्मिक वेक्टर के थ्रू जाता था, प्लाज्मिक वेक्टर के थ्रू। ये जो आपका होता है लिपिड मोनोपार्टिकल्स के थ्रू आपकी बॉडी में डाला जाता है। अब इतना पता नहीं है ठीक क्या होता है कैसे होता है, इतना समय नहीं है कि हम इसको ढूंढें समझें, तो बस इतना समझो कि अब लिपिड मोनोपार्टिकल्स के थ्रू आपके अंदर इसको डाला जाता है। अब इसकी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसको हाई मतलब वो लो, वेरी लो टेम्परेचर पे आपको रखना होता है, मतलब कोल्ड फैसिलिटी चाहिए इसके लिए। अब आपको जो रनिंग ट्रांसपोर्ट तो तभी होगा ना, जो मोबाइल सिस्टम है जिसके थ्रू आप इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसमें भी सारी फैसिलिटीज़ वैसी होनी चाहिए, तो लेस स्टेबल है इसमें। अब लेस स्टेबल हाईली स्टेबल का मतलब आप समझो, अगर लेस स्टेबल का ये मतलब हो गया कि हो सकता है जल्दी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, ख़राब होने लगे, और वही आपने ट्रांसपोर्ट करके किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो उसके क्या होंगे, रॉन्ग रिएक्शन हो जाएगी, मर भी सकता है। तो इसलिए mRNA वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक, तो ये होता है, अभी आपके नेचुरल जीनोम के साथ में नहीं मिलता है,
तो उतनी अच्छी एंटीबॉडी भी नहीं, लेकिन अच्छा है सब कुछ, मतलब वैक्सीन है तो उतना तो करेगा ही, ठीक। तो इन सब का सिंपल सा काम क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क कर जाती, नहीं, इनका सिंपल सा काम होता है, जितनी टाइप की वैक्सीन मैंने बताई ये एंटीबॉडी आपके शरीर में जनरेट करती। कैसे? ऑलरेडी आपको वो उस वायरस से इन्फेक्ट करवा देती हैं, डॉक्टर करवा देता है, बस उसका क्या करते हैं कि बीकर वर्जन या फिर अपने हिसाब से साइंटिफिकली जो बनाते हैं जिससे आपका बहुत बहुत प्रॉब्लम ना हो, आपको खांसी जुकाम बुखार ही रह जाए, उसके बाद आप जो बाकी के वायरस हैं जो फैल रहे हैं उनसे आप बच सको, उनके लिए एक बैरियर वॉल का काम करे, ठीक, वॉल बैरियर का काम करे। तो बस इतना ही था। अब इसके बाद हाँ, एक दो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है तो उसको भी मैंने सोचा बता ही देता हूँ। जैसे एमआरएनए में आपकी मॉडर्ना बनी थी कोविड-19 में, और दूसरा एमआरएनए में आपका ये बना था, और इनकोवैक तो बाकी और इतना जानने की ज़रूरत है नहीं, कोई बात है नहीं, ठीक। स्पुतनिक आपकी कैसी थी? तो वैक्सीन नॉट अवेलेबल अगेंस्ट, सॉरी, कैसे कैसे देखो, एक होता है रिकॉम्बिनेंट, आपने यूपीएससी नहीं पढ़ा होगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। अब इसमें कैसे कैसे करते हैं, एक होता है आपका बैक्टीरियल वेक्टर, दूसरा वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर आपने 2022 के पेपर में देखा होगा, वायरल वेक्टर डिजीज और स्पुतनिक 5 के बारे में बात की गई थी, ठीक। वायरल वेक्टर क्या होता है पहले देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि वायरस वगैरह को लेते हैं, बैक्टीरिया जो भी, उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक, और उसके बाद उससे कुछ बनाते हैं। बैक्टीरिया से अगर हम वैक्सीन बना रहे हैं तो उसको बैक्टीरियल वेक्टर कहते हैं, ठीक। और अगर हम वायरस से बना रहे हैं तो वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने की, उसके बाद बनाया, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल वेक्टर वैक्सीन, ठीक, ट्रिपल बी, ठीक। ये बात आपको समझ आई। अब रिकॉम्बिनेंट से कौन कौन सा हमने बनाया था, तो कोविड शील्ड हमारी बनी थी, कोविड शील्ड बनी थी, और दूसरी कौन कौन सी थी, स्पुतनिक 5 जो थी वो भी आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट का ये मतलब हुआ एक फिनोमिना है रिकॉम्बिनेंट, उससे आपका वायरल वेक्टर और बैक्टीरियल, अगर वायरस से बना है तो वायरल वेक्टर डिजीज, सॉरी वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो आपका जो कोविडशील्ड था वो वायरल वेक्टर वैक्सीन थी, और जो आपका स्पुतनिक 5 था वो भी वायरल वेक्टर वैक्सीन थी, ठीक। क्योंकि वायरस कैसा था, ये मतलब जो बीमारी थी किससे फैली थी, वायरस से। तो कोई बैक्टीरिया उन्हें ऐसा मिल नहीं रहा था जिससे वो वैक्सीन उस टाइप की बन सके, ठीक। बस इतना ही है, ठीक। और बाकी आपने करंट वगैरह में पढ़ ही रखा होगा, तो मैंने आपको लाइव एटेन्यूएटेड और ट्रेडिशनल और इनएक्टिवेटेड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, डीएनए, एमआरएनए सब बता दिया। अब इसमें बहुत कुछ और था लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यूपीएससी वो पूछता नहीं है तो मैंने बताया नहीं। पीसीएस वालों के लिए अलग से आएंगी चीज़ें, तो आप उसको पढ़ लेना। बस ये इतना ही था, मुझे लगता है 25 मिनट के आसपास का ये वीडियो बना है। आप मज़े से इसको पढ़ लो, आपको 21 तारीख को 8 बजे तक मिल जाएगा आप ये, ठीक ठीक, हाँ 8 बजे सुबह तक आपको मिल जाएगा ये वीडियो। तो जल्दी से देख लो, उसके बाद आपके पास 4 दिन का टाइम है। साथ में आपको क्या क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए आपका, और जो भी आपने आईडी प्रूफ लगाया है वो होना चाहिए, फ़ोटो आपके पास 2 होनी चाहिए, इतना ज़रूरी होता नहीं लेकिन आपके पास होनी चाहिए। पेन आपके पास होनी चाहिए, ब्लू ब्लैक क्या करना है, देखो वैसे तो आप वहाँ पे ब्लैक से ही भरते हो, लेकिन हो सकता है ब्लैक से आप इतना फ्रेंडली हो ना, क्योंकि आप उससे क्वेश्चन वगैरह ही करते हो, आंसर तो ब्लू पेन से करते हो, तो आप ब्लू पेन भी साथ में रखना पेपर करने के लिए। और आप गोला जो भरना है आपका वो आप इसी से ब्लैक पेन से ही भरोगे, ठीक। तो आप 3-4 पेन लेकर के जाना साथ में, जो पहले से जिन्हें आपने कुछ थोड़ा बहुत यूज किया हो, ऐसा नहीं नई नई पेन खरीद के नहीं ले जाते हैं, ठीक। और पेन ऐसी होनी चाहिए जिसकी जो वो सामने वाली निब होती है वो मोटी हो, जिससे आप जल्दी से भर सकें, ठीक, गोले को। सर्कल कैसे आप फिल करेंगे, ठीक। बस इतना ही है मुझे लगता है, और टाइम से पहुंच जाए, कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाया करो। ये फिर भगने वगने वाला काम मत किया करो कि अभी जाऊंगा अभी जाऊंगा, एक दिन में कुछ हो नहीं जाता, ठीक। समय से पहले पहुंच जाओ आराम से वहाँ पे, और अगर 1 घंटे पहले आप पहुँच जाते हो ना, तो वहाँ पे रिवीजन बहुत फास्ट होता है चीज़ों का, क्योंकि आपको पता होता है कि आप डू एंड डाई की सिचुएशन है, तो आपको लगता है कि तब तक ये कर लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये तो खुद ही हो जाएगा, ठीक। तो आप पहले पढ़ते हो तो जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर लेना वहाँ पे, ठीक। बस इतना ही है। तो आप सभी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और साथ में भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो, क्योंकि भाई एक बात मैं जानता हूँ कि बहुत ऐसे हैं जिनका मेंस बहुत अच्छा है
लेकिन इनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है। एक बार क्लियर हो रहा है, फिर 2-2 साल प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, फिर मेंस की चीज़ें वो भूल रहे हैं। तो मैंने छोटी सी कोशिश की थी, बहुत बड़ी नहीं है। यूपीएससी और 2026 के लिए आपके मैं प्रॉपर बहुत अच्छे से तैयारी करके आऊँगा। जो भी यूपीएससी 2026 देने वाले हैं उनके लिए अलग सी वीडियोस बाद में आ जाएंगी। हाँ, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो आरओ की पीवाईक्यूज़ हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पीवाईक्यू की केवल सीरीज चलाई जा रही है, लेकिन हाँ आरओ और उत्तराखंड पीसीएस के पिछले 4-5 सालों के पीवाईक्यू में करवाने वाला हूँ, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस भी शायद 29-28-29 जून के आसपास है कुछ, या 27 ऐसे 28-29 जून के आसपास है। आरओ तो आपका 27 जुलाई को है ही। ठीक, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी कोचिंग का मैं टेस्ट सीरीज वगैरह तो करवाऊँगा नहीं। मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा और इसमें आरओ की 4-5 सालों के पीवाईक्यू पढ़ाऊँगा। और अभी इतना समय नहीं है कि यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू कराए जाएँ। पीवाईक्यू इसलिए कराता हूँ क्योंकि यहाँ से चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलती हैं। पीसीएस में बहुत कुछ ऐसा जो आपको मिलता है। ठीक, तो आप इसको कर लो, पहले यूपीएससी दो, आपका मुझे लगता है मेंस भी प्रॉपर्ली टाइम से हो जाएगा। ठीक, आप फिर जो आपका 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस है, छोड़ना मत। यूपी पीसीएस भी देना, अगर आपने आरओ भरा तो आरओ भी देना। ना पढ़ो यार, आपका मेंस हो जाता है तो ना पढ़ो, लेकिन पेपर मत छोड़ो। एक दिन का पेपर है, वनडे एग्ज़ाम एक दिन में दे लेना, क्या पता हो जाए कि ना हो जाए। ठीक, तो पेपर सारे देते रहो आप। उत्तराखंड पीसीएस मत देने जाओ, अगर उत्तराखंड के लोग हैं वहाँ पे तो वो दे सकते हैं। ठीक, बस इतनी बात है। तो चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देख के जाइए। ठीक, अब पीवाईक्यू के लिए इतना समय नहीं बचा है, लेकिन 2-3 दिन में आप चीज़ों को मुझे लगता है जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन बाकी जितने वीडियोज़ हैं आप इनको देख के जाएँ। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि हाँ क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक, चलिए धन्यवाद, और सहन करने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।